अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज से 2300 साल पहले दुनिया में हखमनशी नाम की एक ताकतवर और अजीमशान सल्तनत हुआ करती थी। ये तारीख की पहली सल्तनत फ़ारिस या पर्शियन एम्पायर थी। इस सल्तनत का मरकज़ आज का इराक था। इस अजीमशान सल्तनत की हदूद मगरिब में जहाँ आज यूनान है इसके बॉर्डर तक जाती थी और मशरिक़ में दरिया सिंध के किनारे तक ये सल्तनत फैली हुई थी। पाकिस्तान के बहुत से हिस्से जैसा कि टेक्सला और सूबा बलूचिस्तान भी इसमें शामिल थे। फिर अफ़गानिस्तान, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, ईरान, इराक, आज़रबाईजान, जॉर्जिया, शाम, लिबनान, उर्दन, तुर्की, इसराइल, मिस्र और लीबिया तक के मौजूदा जोग्राफी इसी सल्तनत के कंट्रोल में थे। तारीख़ के दो अजीम तरीन शहंशाह साइरस आज़म और दारियुस द ग्रेट इसी सल्तनत के शहंशाह थे। लेकिन फिर ये हुआ कि 331 क़बल अज़ मसीह में यूनानी रियासत मकदोनिया के हुक्मरान सिकंदर यूनानी ने इस सल्तनत पर हमला कर दिया। दोनों फ़ौजों में तारीख़ की एक नाकाबिल फरामोश और ज़माना बदल देने वाली जंग द बैटल ऑफ गागामेला हुई। इस मशहूर ज़माना जंग में आखिरी हखमनशी शहंशाह दारियुस III को शिकस्त हो गई। फिर यूँ हुआ कि वो फ़रार होते ही अपने ही एक अफ़गान कमांडर बेसिस के हाथों मारा गया। दारियुस III को मारने वाले अफ़गान कमांडर बेसिस ने खुद को अब नया शहंशाह डिक्लेयर कर दिया। लेकिन दोस्तों सिकंदर ने उसका पीछा नहीं छोड़ा और ताक़ुब करता हुआ अफ़गानिस्तान के मौजूदा शहर बलख तक पहुंच गया। यूनानी फ़ौज कमांडर बेसिस को तलाश कर ही रही थी कि उसके साथियों ने उसे गिरफ्तार करके सिकंदर के सामने पेश कर दिया। कमांडर बेसिस को गिरफ्तार करवाने में एक अफ़गान कमांडर स्पीटा मेनीज़ भी शामिल था। सिकंदर ने अफ़गान कमांडर बेसिस को अबरतनाक सज़ा दी। यूनानियों ने दो दरख्तों के तने मोड़कर उन्हें आपस में जोड़ दिया और कमांडर बेसिस को उनके दरमियान में बांध दिया। फिर जब तनों को एक झटके से छोड़ा गया तो बेसिस के परखचे उड़ गए और यूं सिकंदर मौजूदा अफ़गानिस्तान समेत पूरी हखमनशी सल्तनत और सेंट्रल एशिया के एक बड़े इलाके का बिला शरकत गैर हुक्मरान बन गया। उसकी सल्तनत शुमाल में समरकंद से आगे सर दरिया तक पहुँच चुकी थी। दोस्तों उसे हखमनशी सल्तनत और अफ़गानिस्तान के पूरे इलाके की फतह तो बहुत आसानी से मिल गई थी। लेकिन तारीख़ गवाह है कि अफ़गानिस्तान पर कब्ज़ा करना तो मुश्किल कभी रहा ही नहीं। कब्ज़ा बरकरार रखना ही तो वो काम है जिसमें अफ़गानों ने कभी किसी को कामयाब नहीं होने दिया। क्योंकि अफ़गान लोग असल लड़ाई शुरू ही तब करते हैं जब कोई बड़ी सल्तनत उन पर काबिज़ हो जाती है। बैटल ऑफ गागामेला के बाद सिकंदर ने अफ़गानिस्तान के ऊपर शुमाल में सर दरिया तक सेंट्रल एशिया का तमाम इलाका फ़तह कर लिया था। अब इस दरिया के पार उसकी सरहद की दूसरी तरफ सैथियन कबाइल रहते थे जो कि खाना बदोश थे। सिकंदर को ख़तरा रहता था कि ये कबाइल यूनानी कब्ज़े वाले इलाके में आकर कहीं लूट मार ना करें या इसके खिलाफ मकामी बगावतों को सपोर्ट ना करने लगीं। सैथियंस की तरफ से किसी भी खतरे का मुकाबला करने के लिए सिकंदर ने इस इलाके में एक मुस्तकिल फ़ौजी अड्डा कायम करने का फ़ैसला किया और उसके हुक्म पर यूनानी फ़ौज ने सर दरिया के किनारे पर फ़ौज के लिए एक बड़ा किला तामीर करना शुरू कर दिया। सिकंदर ने इस इलाके को अलेक्जेंड्रिया स्केट यानी सबसे दूर अलेक्जेंड्रिया का नाम दिया। लेकिन दोस्तों ये किला सिकंदर के लिए मसाइल का पेश खैमा साबित हुआ। वो इसलिए कि अफ़गान कबाइल अब तक हखमनशी सल्तनत के ज़ेर असर खुद मुख्तार हैसियत में रहते थे। सिकंदर को चैलेंज ना करने वाले ये अफ़गान और सैथियान कबाइल ये समझ रहे थे कि यूनानी हुक्मरान भी कुछ देर बाद हमला करके वापस चले जाएंगे और ये इलाके अपनी खुद मुख्तारी पहले की तरह बरकरार रख सकेंगे। लेकिन जब सर दरिया पर सिकंदर ने किले की तामीर शुरू करवाई तो उन सब को लगा कि ये यूनानी लोग यहाँ से जाने के लिए नहीं बल्कि रहने के लिए आए हैं। अब ये बात उन्हें किसी तरह गवारा नहीं थी। सो इनके खिलाफ अफ़गानों ने बगावत शुरू कर दी और इस बगावत को लीड किया उस अफ़गान जंगजू ने जिसने अपने कमांडर बेसिस को गिरफ्तार करके सिकंदर के सामने पेश किया था और जिसका नाम था कमांडर स्पीटा मेनीज़। इन लोगों ने समरकंद के करीब यूनानी फ़ौज पर पहला बड़ा हमला किया और उनके बहुत से फ़ौजियों को मौत के घाट उतार दिया। यूनानी फ़ौज पर इस पहले बड़े हमले के साथ ही सर दरिया से लेकर बल्ख तक बगावत के शोले भड़क उठे। देहात के साथ साथ शहरी इलाकों में भी लोगों ने हथियार उठा लिए और अपने अपने इलाकों में तैनात यूनानी एहलकारों या सरदारों को कत्ल करना शुरू कर दिया। यहाँ के शहरियों ने अपने इलाकों में तैनात यूनानी फ़ौजियों को कत्ल कर दिया और किलों के दरवाजे बंद कर लिए। इसके अलावा भी हज़ारों की तादाद में बागियों ने पहाड़ों और जंगलों में अपने नए ठिकाने बना लिए। दोस्तों बागी इतने एक्टिव हो चुके थे कि उन्होंने समरकंद और अलेक्जेंड्रिया स्केट के दरमियान यूनानी फ़ौज का गुजरना ही मुश्किल बना दिया। सिकंदर भी ज़ाहिर है खामोश बैठने वाला तो नहीं था।
वो एक मंजा हुआ कमांडर था और उसने इस चैलेंज का भरपूर जवाब दिया। सिकंदर ने भी पहाड़ों और जंगलों में बागियों के ठिकानों पर हमले शुरू कर दिए, लेकिन दोस्तों उन्हें हर किले से इतनी मुज़ाहमत मिली जिसकी वो कभी भी तवक्को नहीं कर रहे थे। यहाँ तक कि एक पहाड़ी किला पर हमला करते हुए सिकंदर खुद भी दुश्मन की तीरों की ज़द में आ गया। एक तीर उसकी टांग में गहरा लगा और उसे एक बड़ा जख्म दे गया। मौरख प्लूटो रिच लिखते हैं कि सिकंदर की टांग की हड्डी इस बुरी तरह टूटी कि हड्डी के छोटे छोटे टुकड़ों को जिस्म से बाहर निकालना पड़ा। यूनानी फौज ने जब अपने सिपा सालार को जख्मी देखा तो वो आग बगूला हो गई। उन्होंने किले के मुहाफिजों और गिरफ्तार सिपाहियों का कत्लेआम शुरू कर दिया, लेकिन यूनानियों की यह सोच के बेमाना कत्लेआम से अफगान बागियों के हौसले पस्त हो जाएंगे बिल्कुल गलत थी। अब सूरत हाल ये थी कि सिकंदर खुद जख्मी था और चलने फिरने से माजूर था। उसकी फौज ने सारोपोलिस और उसके करीबी कस्बों का मुहासरा तो कर लिया था, लेकिन हर जगह से उन्हें शदीद मुज़ाहमत का सामना करना पड़ रहा था। सिकंदर बिस्तर से लगा था, लेकिन मैदान जंग की रिपोर्ट्स बराबर ले रहा था और अपने फौजियों को समझाता भी जा रहा था। उसके हुक्म पर यूनानी फौज ने सारोपोलिस के करीब एक एक कस्बे का अलग अलग मुहासरा किया और फिर हर कस्बे को तबाह व बर्बाद करके रख दिया। यूनानी फौज ने यह तरीका अपनाया कि जब वो किसी भी कस्बे पर कब्जा करते तो उसके तमाम मर्दों को कत्ल कर देते और ख़वातीन को लौंडिया बनाकर साथ ले आते। सारोपोलिस शहर में मौजूद बागी अपने कस्बों का ये अंजाम देख रहे थे, लेकिन उन्होंने फिर भी हथियार नहीं डाले बल्कि यूनानी फौज के खिलाफ नए तरीके अपनाने शुरू कर दिए। उन्होंने यूनानियों को धोखा देने के लिए ये तरीक़ाकार इख्तियार किया कि वो अपने लोगों को सफ़ेद परचम देकर गुफ्तगू के बहाने यूनानी फ़ौजियों के पास भेजते। यूनानी फ़ौजी जब उनके करीब आते तो अफ़गानी उन्हें मौत के घाट उतार देते। दोस्तों इसी तरह काफ़ी अरसा गुजरता गया और एक दिन सिकंदर यूनानी सेहतमंद होकर उठ खड़ा हुआ। अब वो दोबारा लड़ाई में हिस्सा लेने के लिए तैयार था। सेहतयाब होते ही उसने सारोपोलिस पर कब्जे की मनसूबाबंदी शुरू कर दी। उसने देखा कि सारोपोलिस के किले की दीवार के नीचे एक निकासी के नाले जैसा रास्ता था, जहाँ से पानी शहर के अंदर जाता था। सिकंदर ने अपने कुछ साथियों को साथ लिया और वो कमांडोज की तरह एक्शन करते हुए इस पानी में तैर कर किले में दाखिल हो गए। इसके बाद उन्होंने शहर का एक दरवाज़ा खोल दिया और यूनानी फ़ौज अंदर दाखिल हो गई। फिर शहर में उन्होंने हर सामने आने वाले शख्स को कत्ल करना शुरू कर दिया। शहर के 15,000 मुहाफ़िज़ों में से बहुत कम जिंदा बचे, लेकिन शहर में मौजूद आखिरी बागी भी यूनानियों से जान तोड़ कर लड़ा। शहर के हर गली कूचे और छत से तीरों और पत्थरों की बारिश हो रही थी और यूनानी फौज की पेशकदमी मुश्किल से मुश्किल तर होती जा रही थी। सिकंदर ने एक बार फिर बहादुरी दिखाने की कोशिश की और लड़ाई में घुस गया, लेकिन इस बार वो ज़्यादा खुशकिस्मत साबित नहीं हुआ। अचानक किसी ने ताक कर पत्थर मारा और सिकंदर की आंखों के आगे अंधेरा छा गया। पत्थर लगने से उसके सर और गर्दन पर गहरा जख्म लगा और खून टपकने लगा। वो चकरा कर गिरा और बेहोश हो गया। अपने कमांडर को एक बार फिर खून में लथपथ देखकर यूनानी फौजियों के तो होश ही उड़ गए। उन्होंने फौरी तौर पर ढालों की छत बनाई और सिकंदर पर तान ली ताकि वो मजीद पत्थरों और तीरों से महफूज रह सके। इसके बाद वो अपने बेहोश बादशाह को ढालों की आड़ में अपने कैंप में वापस ले आए। दोस्तों सारोपोलिस तो फतह हो चुका था, लेकिन यूनानियों को अपने सुप्रीम कमांडर की जान के लाले पड़े हुए थे। जख्मी होने के कई रोज़ बाद तक सिकंदर की ये हालत थी कि उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाया रहता था और वो ठीक तरह से बोल भी नहीं पाता था। तबीब उसकी जख्मों पर पट्टियाँ करते थे, लेकिन जख्म बार बार खुल जाते और खून टपकने लगता। सिकंदर काफ़ी अरसा तक इसी हालत में रहा, लेकिन आखिरकार सेहतयाब हो गया। जब सिकंदर ने फ़ौज की दोबारा कमान संभाली तो उसकी फ़ौज एक तबाहकुन जंग में फंस चुकी थी। सारोपोलिस पर यूनानियों के कब्ज़े के बाद भी बगावत ख़त्म नहीं हुई थी और हज़ारों बागी अब भी पहाड़ों में रुपोश थे और ये बागी यूनानी फ़ौज की सप्लाई लाइन पर मुसलसल हमले कर रहे थे। और दोस्तों फिर एक दिन यूँ हुआ कि बागियों ने सिकंदर को उसकी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा ज़ख्म लगाया। बागियों ने समरकंद के करीब यूनानी फ़ौज के एक दस्ते जिसमें 2360 सिपाही शामिल थे उस पर घात लगाकर हमला किया और बागियों ने ज़बरदस्त गोरीला जंग करते हुए इस दस्ते के ज़्यादातर सिपाहियों को कत्ल कर दिया। फ़ौजी दस्ते की कमान करने वाले अफसरों और 3 यूनानी जनरल्स में से कोई भी जिंदा ना बचा। बहुत थोड़े फ़ौजी बड़ी मुश्किल से जान बचाकर समरकंद पहुँचने में कामयाब हुए। ये हमला इतना शदीद था कि सिकंदर ने हुक्म दिया कि इस हमले में बच जाने वाले सिपाहियों को बाकी फ़ौज से अलग रखा जाए ताकि ये अपने साथियों को इस हमले की कहानियाँ सुनाकर मज़ीद परेशानी ना फैला सकें। इस हमले के बाद सिकंदर ने तेज़ी से पलटकर समरकंद की तरफ पेशकदमी की, लेकिन जब वो वहाँ पहुँचा
तो समरकंद के करीब मौजूद बागी पहाड़ों में पसपा हो गई। अफगान बागियों की ज़बरदस्त कार्रवाइयों ने सिकंदर को मुश्तइल कर दिया था। उसके हुक्म पर यूनानी फ़ौज ने बड़े पैमाने पर मकामी आबादी का कत्लेआम शुरू कर दिया। कई किले और देहात नेस्त व नाबूद कर दिए गए। हज़ारों मकामी लोग मार दिए गए। उनकी फसलों को भी जला दिया गया और बचने वालों को गुलाम और लौंडियाँ बना लिया गया। लेकिन दोस्तों, अफ़गानों ने इस पर भी हथियार नहीं डाले और यूनानियों से लड़ाई जारी रखी। यूनानी फ़ौज मकामी आबादी पर जितना जुल्म करती थी, मकामी लोग उसके ख़िलाफ़ अपनी मुज़ाहमत इतनी ही तेज़ कर देते थे। मकामी आबादी भी यूनानी फ़ौज से होशियार हो गई थी। आम लोगों ने भी पहाड़ों में खुफिया पनाहगाहें बना ली थीं। जब भी यूनानी फ़ौज किसी इलाके पर छापा मारती तो मकामी लोग गारों और खुफिया पनाहगाहों में छुपकर जान बचा लेते। दोस्तों, ये सूरत हाल सिकंदर के लिए परेशानी का बायस थी, क्योंकि वो जल्द अज जल्द हिंदुस्तान पर हमले के लिए जाना चाहता था। हिंदुस्तान उससे ज़्यादा दूर नहीं था, लेकिन अफ़गानिस्तान की दलदल उसका पाँव छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। सिकंदर ने हिंदुस्तान की मुहिम के लिए यूनान से 22,000 मज़ीद ताज़ा दम फ़ौज अफ़गानिस्तान बुलवाई, लेकिन इस फ़ौज को वह हिंदुस्तान नहीं भेज सका, क्योंकि अफ़गान बागियों से लड़ाई में ये फ़ौज भी उसे झोंक देना पड़ी। दोस्तों, कहते हैं कि अफ़गानिस्तान और सेंट्रल एशिया में सिकंदर की फ़ौज का जितना नुकसान हुआ, इतना नुकसान उसे पर्शियन एम्पायर के मुकाबले पर भी नहीं हुआ था। उसकी फ़ौज इतनी खौफज़दा थी कि वो कुएँ के पानी पीने से भी डरने लगी थी कि कहीं इसमें अफ़गानियों ने जहर ना मिला दिया हो। मजबूरन सिकंदर को अपनी फ़ौज की पोजीशंस के करीब ही नए कुएँ खुदवाने पड़े। अफ़गानियों से जंग के दूसरे या तीसरे साल में सिकंदर ने एक बात अच्छी तरह सीख ली थी कि अफ़गानों को तलवार से शिकस्त नहीं दी जा सकती। हाँ, सफारतकारी से, डिप्लोमेसी से उन्हें जीता ज़रूर जा सकता है। चुनांचे उसने ये किया कि वारलॉर्ड्स को अपना दोस्त बनाने की कोशिशें शुरू कर दी। इसका मौका उसे जल्द ही मिल गया। हुआ यूं कि एक झड़प में पहाड़ी किले पर हमले के दौरान एक अफ़गान सरदार और उसके कुछ लोग गिरफ्तार हो गए। इन गिरफ्तार ख़वातीन में सरदार की बेटी रुखसाना या रोक्सीन भी थी। सिकंदर ने रुखसाना को देखा तो पहली नज़र में उसे रुखसाना पसंद आ गई। सिकंदर ने उससे शादी कर ली और उसके वालिद को अपने इत्तेहादियों में शामिल कर लिया। दोस्तों, इस शादी ने सिकंदर की अफ़गानों से रिश्तेदारी को कायम कर दिया और यूनानियों की सियासी पोजीशन मजबूत होने लगी। सिकंदर ने खुद को मजबूत करने के लिए अफ़गानों और सेंट्रल एशिया के लोगों को बड़ी तादाद में अपनी फ़ौज में भर्ती करना भी शुरू कर दिया। इस सारे बंदोबस्त का नतीजा ये निकला कि अफ़गानिस्तान और सेंट्रल एशिया में सिकंदर का पलड़ा भारी होने लगा। दूसरी तरफ सिकंदर ने अफ़गानिस्तान और सेंट्रल एशिया में यूनानियों को बड़े पैमाने पर आबाद भी कर दिया। ये सूरत हाल अफ़गान बागी कमांडर स्पीटा मैनेज के लिए परेशान कौन थी, क्योंकि अब उसके लिए ज़मीन तंग होती जा रही थी। दोस्तों, तारीख़ की सितम ज़रीफ़ी देखिए कि एक रोज़ स्पीटा मैनेज के साथ भी वही हुआ जो उसने अपने कमांडर बेसिस के साथ किया था। कमांडर स्पीटा मैनेज के सेथियन इत्तेहादी उसके खिलाफ हो गए और उन्होंने स्पीटा मैनेज का सर काट कर सिकंदर को भेज दिया। ये भी मशहूर है कि स्पीटा मैनेज को उसकी बीवी ने कत्ल किया था, क्योंकि उसकी बीवी जंग की सख्तियों से तंग आ चुकी थी। उसने स्पीटा मैनेज से दरख्वास्त की थी कि वो अपने बीवी बच्चों की खातिर आम लोगों की खातिर हमलावरों से सुलह कर ले, लेकिन स्पीटा मैनेज नहीं माना। फिर एक रात जब वो शराब के नशे में धुत वापस लौटा तो उसकी बीवी ने उसे सोते में कत्ल कर दिया। कत्ल करके उसने अपने शौहर का सर काटा और सिकंदर के सामने पेश हो गई। अफ़गान बागी मार चुका था, लेकिन दोस्तों, तारीख़ दानों का इत्तफाक है कि सिकंदर को जैसी मुज़ाहमत का सामना स्पीटा मैनेज के ज़रिए हुआ था, वो मुज़ाहमत उसे कभी दोबारा नहीं झेलना पड़ी। स्पीटा मैनेज तारीख़ के बेहतरीन गोरिल्ला फाइटर्स में शुमार होता है। उसकी मौत के बाद सिकंदर अपना किला सिकंदरिया सेक्ट भी तामीर करने में कामयाब हो गया। दोस्तों, ये वही किला था जिसकी वजह से अफ़गान बगावत का आगाज़ हुआ था। ताहम अब इस किले का नामो निशान मिट चुका है और इसकी लोकेशन पर नया खोजन शहर आबाद है। तो खैर 2 से 3 बरस तक सख्त लड़ाइयाँ लड़ने के बाद आखिरकार सिकंदर अफ़गानिस्तान और सेंट्रल एशिया में अमन कायम करने में कामयाब हो गया, लेकिन इस अमन की उसे बड़ी भारी कीमत अदा करनी पड़ी। उसके कम अज़ कम 7,000 सिपाही मारे गए थे, जबकि औरतों और बच्चों समेत 1,20,000 के करीब अफ़गानों को भी अपनी ज़िंदगियों से हाथ धोना पड़े थे। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक और शेयर कर दें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर दें, ताकि आपको मेरी आने वाली मज़ीद वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। बहुत जल्दी एक नई वीडियो के साथ मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।